ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो हम लोगों का मेन कैरेक्टर है उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो कि एक दूसरी दुनिया से आई है। और मजे की बात यह है कि वह उसे प्रपोज करने के लिए दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बनकर दिखाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वह उस कंट्री की प्रिंसेस थी। और किसी ने भविष्यवाणी कर रखा था कि जो भी प्रिंसेस के साथ शादी करेगा वही इस दुनिया के ऊपर रूल करेगा, क्योंकि इस दुनिया के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन हमला करने वाला है। और गलती से हम लोगों का मेन कैरेक्टर जिसका नाम सातू होता है वह इस लड़की के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद इसके साथ क्या क्या होता है इसी चीज को हम लोग इस कहानी में देखने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों का मेन कैरेक्टर खो गया होता है जिसका नाम सातू होता है। तभी यहाँ पर एक रोशनी अपेयर होने लगती है, जिसके अंदर से एक ओल्ड आदमी और एक लड़की निकलकर बाहर आती है। यह देखकर सातू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एक लड़की सातू के पास आकर बोलती है, यहाँ पर तुमने जो कुछ भी देखा है इस चीज के बारे में क्या तुम मेरे लिए किसी को नहीं बता सकते हो। इस पर सातू हाँ बोलकर अपना नाम इस लड़की को बता देता है। इस पर यह लड़की भी अपना नाम हिमे बताकर सातू के साथ दोस्ती कर लेती है। इसके बाद हम लोगों को 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सातू और हिमे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे और साथ ही समर वेकेशन चल रहा होता है, जिसकी वजह से हिमे ने सातू के लिए अच्छा खाना बना दिया था, जिसे खाकर सातू थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, हिमे हाई स्कूल के बाद से तुम बहुत ही ज्यादा बदल गई हो। और वो ऐसा क्यों बोल रहा है आप लोग उसकी नजर को देखकर समझ ही सकते हो। तभी हिमे सातू के कुछ ज्यादा ही नजदीक चली जाती है, जिसकी वजह से सातू के गाल एकदम लाल हो जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इसे किस करने ही वाला है। लेकिन तभी हिमे सातू के फेस के ऊपर कुछ लगा हुआ होता है उसे साफ कर देती है, जिसे देखकर सातू एक राहत की सांस लेता है। इसके बाद ये दोनों स्कूल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर हिमे सातू से पूछ रही थी क्या तुम्हारे पेरेंट्स अब तक घर नहीं आए हैं। इस पर सातू बताने लगता है, मुझे इस चीज की आदत हो गई है, जब तक समर वेकेशन चल रहा है तब तक मेरे पेरेंट्स घर लौटकर वापस आने वाले नहीं है। और वो ये बोलकर हिमे के लोकेट को देखने लगता है। तभी हम लोगों को पास्ट की कुछ बातों को बताया जाता है, जहाँ पर हिमे सातू जब छोटे थे तब हिमे ने सातू से वादा किया था कि हम जब भी शादी करेंगे तब मैं तुम्हें यह रिंग दे दूंगी। लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमे बोलती है मैं तुम्हें यह रिंग कभी भी नहीं दूंगी, और वो ये बोलकर स्कूल की ओर जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमे ने बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम लोगों को सातू को दिखाया जाता है, जिसके दोस्त उसके फुल मजे लेते हुए बोलते हैं तुम्हारे पास तो एक गर्लफ्रेंड है और तुम समर वेकेशन में इसके साथ खूब एंजॉय करने वाले हो और हम लोग तो सिंगल हैं। इस पर सातू इन लोगों की गलतफहमी को दूर करते हुए बोलता है तुम लोगों को शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि हिमे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी सातू के मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद वह थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, क्योंकि हिमे ने उसे रात में मिलने के लिए बुलाया था ताकि ये दोनों डेट कर सके। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमे सातू का इंतजार कर रही थी और ये दोनों इस फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। और साथ ही हिमे को एक खिलौना बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है, इसलिए वो सातू से बोलती है क्या तुम इसे मेरे लिए खरीद सकते हो। इस पर सातू हाँ बोलकर इस खिलौने के ऊपर निशाना लगा देता है, जो कि सीधे जाकर इस खिलौने को लग जाता है, जिसे देखकर हिमे थोड़ी सी खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग दोबारा से लौटकर घर की ओर जा रहे होते और सातू अपने मन में ठान लेता है कि वह हिमे को प्रपोज कर रहेगा, इसलिए वो आई लव यू बोलने ही वाला था। लेकिन तभी हिमे सातू को कुछ बताने लगती है कि मैं कल को इस सिटी को छोड़कर जाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद सातू के पैरों के नीचे से तो जमीन फट जाती है, क्योंकि वह जिस लड़की को प्रपोज करने वाला था वह तो इस सिटी को ही छोड़कर जा रही है। इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो दोबारा से हिमे को प्रपोज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हिमे उसे रोक देती है और उसे आराम करने के लिए बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर सातू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है मुझे लगता था कि मैं हिमे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे हिमे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी यहाँ पर 10 साल पहले जो लाइटनिंग हुई थी वो दोबारा से होने लगती है, जिसे देखकर सातू थोड़ा सा शॉक होता है। तभी उसकी नजर हिमे के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर हिमे थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है सातू आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, और वो ये बोलकर इस लाइटनिंग के अंदर में चली जाती है, जिसे देखकर सातू थोड़ा सा शॉक होता है और वो भी इस लाइटनिंग के अंदर में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को सातू को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे वर्ल्ड में आ गया था और उसके आंखों के सामने हिमे की शादी हो रही थी। लेकिन तभी हिमे की नजर भी सातू के ऊपर पड़ जाती है और वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर एक ओल्ड आदमी सभी लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों को किसी तरह करके भी हिमे की जब तक शादी नहीं होती है तब तक इस मॉन्स्टर को रोक कर रखना होगा।
लेकिन तभी यह मॉन्स्टर इस ओल्ड आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और इस मौके का फायदा उठाकर हिमे सीधे सातो के पास जाकर उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से इन दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है। इस चीज को देखकर ये ओल्ड आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी यह प्रिंस हिमे को बोलने लगता है, मुझे पता था कि तुम अपने मन की सुनोगी, और ये बोलकर अपने स्वाद को सातो को दे देता है, जिसे देखकर सातो को पहले में तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपने एक नॉर्मल अटैक से इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हम सातो को देखते हैं जिसने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में हिमे और सातो के फर्स्ट नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सातो पहले तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तभी हिमे उसे बताने लगती है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ही शादी करना बेहतर समझा। तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को नेक्स्ट सीन में प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को शांत करते हुए बोलता है, अब से सातो ही हम लोगों के इस वर्ल्ड का हीरो है, क्योंकि वही एकलौता ऐसा इंसान है जो कि डीमन किंग के साथ फाइट कर सकता है, इसलिए हम लोगों को भी इसका सपोर्ट करना होगा। जिसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया होता है कि सातो एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और वो यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए आया था। इस पर सातो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और वो सभी लोगों को बताने लगता है कि मैं इस दुनिया में तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, क्या तुम लोग मुझे अपना किंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। इस बात को सुनकर ग्राउंड में चारों तरफ सातो के नाम की जय जयकारा होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को सातो को दिखाया जाता है, जो कि नहा रहा होता है। तभी हिमे भी जय पर आ जाती है और उसने कपड़े नहीं पहने थे, जिसे देखकर सातो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ये दोनों आपस में नहाने लगते हैं, लेकिन सातो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। इस चीज को देखकर हिमे सातो को बताने लगती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करती थी, क्योंकि बचपन में हर कोई मुझे बुली किया करता था, लेकिन तुम हमेशा से ही मुझे प्रोटेक्ट करते थे। इस पर सातो बोलता है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया है कि तुमने मुझसे शादी की है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तभी कोई बेल को बजा देता है, जिसकी वजह से सातो थोड़ा सा डर जाता है और वो खड़ा हो जाता है और उसके नुन्नू को देखकर हिमे थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक वॉरियर को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके आसपास में बहुत सारे मॉन्स्टर भी घूम रहे थे। और ये वॉरियर बोलता है, फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था। और वो ये बोलकर अपने मॉन्स्टर आर्मी से इन लोगों के किंगडम के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम लोगों को सातो और हिमे को दिखाया जाता है, जो कि अपने कपड़े पहनकर बाहर की ओर आ रहे थे। तभी एक सोल्जर इन लोगों को ऐसी हालत में देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों गलत काम कर रहे थे। इस पर सातो और हिमे भी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर आकर इन लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, इसलिए सातो को अब मॉन्स्टर के साथ फाइट करना ही होगा। जिसे सुनने के बाद सातो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाता है और वो एक वेपन सातो को दे देता है, जिसे पाकर सातो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा इस रिंग के बारे में बताने लगता है कि इस रिंग से तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर मिलने वाली है। इस पर सातो भी अपने मन में ठान लेता है कि मैं इन सभी मॉन्स्टर को मार डालूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में हिमे को प्रोटेक्ट करना है। तभी हिमे सातो को किस कर लेती है, जिसकी वजह से सातो की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही सातो ने एक मॉन्स्टर को जान से मार भी दिया था। तभी ग्रैंडपा इस जगह पर आ जाता है और वो सातो को बताने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हारे और हिमे के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इस पर सातो थोड़ा सा शर्मा जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक नाइट को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर सातो भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन यह नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसने एक अटैक सातो के ऊपर कर भी दिया होता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर ग्रैंडपा सातो को बताने लगता है कि तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग जाओ। लेकिन सातो बोलता है, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। इस पर नाइट अपने दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर सातो और ग्रैंडपा अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में ग्रैंडपा इस नाइट के बारे में सातो को बताने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर सातो बोलता है, क्या मैं अपनी रिंग की पावर का यूज करके इसे नहीं हरा सकता हूँ। इस पर ग्रैंडपा बोलता है, यह सही टाइम नहीं है, और ये बोलकर अपनी मैजिक पावर का यूज करने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ही आसानी के साथ में इस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम लोगों को इस नाइट को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सातो थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी प्रिंस इस जगह पर आ जाता है और वो एक कपड़े में नाइट को ढककर इसमें आग लगा देता है और साथ ही वो सातो को बोलता है, तुम अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागो, क्योंकि तुम ही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम्हें हिमे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। इस बात को सुनकर सातो भी इस किंगडम से भागने लगता है और इस घोड़ा गाड़ी में सातो की मुलाकात हिमे के साथ हो जाती है। हिमे सातो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सातो प्रिंस से बोलने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर प्रिंस बोलता है, मेरा नाम मार्स है।
तभी ग्रैंडपा सातो को बताने लगता है, मुझे लगता है इस नाइट को हम लोगों के यहाँ से भाग जाने के बारे में पता नहीं चला है, नहीं तो वो अपने मॉन्स्टर को हम लोगों के पीछे जरूर से भेजता। इस पर सातो बोलता है, क्या मैं अपनी रिंग की पावर से उस नाइट के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। इस पर ग्रैंडपा सातो को बताने लगता है कि तुम्हारे पास अभी पूरी पावर नहीं है, तुम्हें अपनी पूरी पावर को हासिल करने के लिए और 4 प्रिंसेस के साथ शादी करनी होगी। जिसे सुनने के बाद सातो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा सातो को बता रहा था कि इस वर्ल्ड में बहुत टाइम पहले एबिस किंग आया था, जिसने चारों तरफ अपनी कालू शक्तियों को फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन एबिस किंग का सामना करने के लिए रिंग किंग सामने आया था और उसने 5 सबसे ज्यादा पावरफुल रिंग बनाए थे, जिसकी मदद से कोई एक इंसान जिसे चुना जाता है वो एबिस किंग को हरा सकता है, और वो इंसान और कोई नहीं, तुम हो सातो। इन सब बातों को सुनने के बाद सातो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को हिमे और सातो को एक रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर सातो को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसे देखकर हिमे बोलती है, क्या तुम अपने शर्ट को खोल सकते हो। और जब वो सातो के शर्ट को खोलती है तब वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि सातो को बहुत ही ज्यादा चोट लगा था, और साथ ही वो खुद को ब्लेम करते हुए बोलती है, सातो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है, और इसके पीछे पीछे सातो भी आ रहा था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात प्रिंस मार्स से हो जाती है, जिसे सातो बोलता है, क्या तुमने हिमे को यहाँ से जाते हुए देखा है। इस पर प्रिंस सातो को बोलता है, क्या तुम लोग टपाटप कर रहे थे। इस पर सातो थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो बोलता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हिमे मुझे कहाँ पर मिलेगी। इस पर प्रिंस बता देता है कि वो गार्डन में तुम्हें मिल जाएगी। इस पर सातो उस तरफ जाने लगता है, और जब सातो हिमे के पास पहुंचता है तब वो अभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो सीधे सीधे यहाँ पर हिमे को बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। और साथ ही तुम्हें खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड में आया था ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं, और मेरा ये सपना पूरा हो गया है, इसलिए क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर हिमे सातो को बोलने लगती है कि जब तुम इस वर्ल्ड में आए थे तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली थी, और अब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें और 4 प्रिंसेस के साथ शादी करनी होगी, इसीलिए मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात को सुनने के बाद सातो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी हिमे सातो को बताने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हारी रियल वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ, और क्या तुम मेरे हस्बैंड बनने के लिए तैयार हो। इस पर सातो भी हाँ बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को बेड पर सातो और हिमे को दिखाया जाता है, जो कि आपस में इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये दोनों पहले में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन सातो हिम्मत कर हिमे को बेड के ऊपर लेटा देता है और वो इसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और मुझे ये सब कुछ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पर हिमे भी हाँ बोलकर सातो को किस कर लेती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा सातो की टांग खींचते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों के बीच में कल रात को कुछ हुआ था। इस पर सातो झूठ मूठ का हाँ बोल देता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा बोलता है, मैंने तो पूरी रात तुम लोगों के ऊपर नजर बना कर रखी थी, लेकिन तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर तुम यहाँ पर हाँ क्यों बोल रहे हो। इस पर सातो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या आपने हम लोगों के ऊपर नजर रखा था। तभी ग्रैंडपा बात को टालने लगता है, लेकिन तभी प्रिंस इस जगह पर आ जाता है और वो इन लोगों के लिए कपड़े लेकर आया था, जिसे पहनने के बाद सातो थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक एल्फ को दिखाया जाता है जिसके साथ सातो की शादी होने वाली है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा इन सभी लोगों को लेकर आ जाता है, जहाँ पर एक लाइटनिंग गिरती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर ग्रैंडपा अपने साथियों को बताने लगता है, एल्फ क्लैन के लोगों ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई भी इन लोगों की टेरिटरी के ऊपर कब्जा न कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर एक बियर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सातो बियर के साथ खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन इसकी वजह से बियर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, सातो क्या तुम बुड़बक हो जो तुम शेर को उंगली करने के लिए गए थे। तभी हम लोगों को एल्फ के केव को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों की जान को बचा लेता है, जिसकी वजह से जो बियर इन लोगों का पीछा कर रहा था वो अभी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सातो इन सभी लोगों को बताने लगता है कि मैं रिंग किंग हूँ और मैं तुम लोगों की प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए आया हूँ ताकि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकूँ। इस बात को सुनने के बाद ये सभी एल्फ भी सातो को लेकर प्रिंसेस के पास आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस छुपी हुई थी, जिसे देखकर सातो बोलता है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इस पर प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम दोनों की शादी हो गई है और क्या तुम दोनों ने टपाटप कर लिया है। इस बात को सुनकर सातो शर्माने लगता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्या तुम लोगों ने एक दूसरे को किस किया है। इस पर सातो हाँ बोलता है।
इस पर हिमे भी प्रिंसेस को समझाने लगती है कि मैंने सातो को किस कर उसे अपना पति बना लिया है, क्या तुम उसे किस कर अपना पति बना सकती हो। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस थोड़ी सी घबरा जाती है और वो बोलती है मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है, और वो ये बोलकर यहाँ से भाग जाती है। जिसे देखकर सातो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम लोगों को एल्फ किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन लोंगा होता है, और वो अपनी सिस्टर के बारे में इन लोगों को बताने लगता है कि वो एल्फ क्लैन की प्रिंसेस है और उसका नाम नेपेरेटिस लोंगा है और उसे तुम्हें मनाना होगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वो ये बोलकर सातो को जेल में डाल देता है। जिसे देखकर सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके साथ इस जगह पर हुआ क्या है। तभी एल्फ किंग सातो को बताने लगता है कि मेरी सिस्टर की उम्र अभी बहुत ही ज्यादा कम है, वो अभी 51 ईयर की है। जिसे सुनने के बाद सातो का रिएक्शन एकदम देखने लायक था। तभी एल्फ किंग सातो को बोलता है अगले 80 सालों तक तुम्हें इस जेल के अंदर में कैद रहना होगा, तब जाकर तुम मेरी सिस्टर के साथ में शादी कर सकते हो। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सातो से मिलने के लिए एक एल्फ आई थी। जिसे देखकर सातो शुरू में तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी ये एल्फ सातो की मदद करने लगती है। जिसे देखकर सातो थोड़ा सा शॉक होता है और वो एल्फ से पूछने लगता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। इस पर एल्फ बताने लगती है कि इस दुनिया में तुम ही इकलौते ऐसे इंसान हो जो कि अबिस किंग का सामना कर सकते हो, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूं। और वो ये बोलकर 2 गार्डियन के पास सातो को लेकर आ जाती है जिनके हाथों में वेडिंग रिंग होता है। जिसे देखकर सातो थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी प्रिंसेस इस जगह पर आ जाती है और वो प्रार्थना करने लगती है कि बाहरी दुनिया से एक व्यक्ति मुझे लेने के लिए आया है, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए। जिसे सातो भी सुन रहा होता है और वो बोलता है क्या प्रिंसेस का माथा थोड़ा सा खिसका हुआ है। इस पर ये एल्फ सातो को बताने लगती है कि तुम अपने सामने जो 2 स्टैच्यू देख रहे हो वो हम लोगों की गार्डियन स्पिरिट है। जिसे सुनने के बाद सातो थोड़ा सा शॉक होता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस को पता चल जाता है कि जगह पर कोई है। तभी उसकी नजर सातो के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक सोल्जर आने लगता है, जिसे देखकर सातो प्रिंसेस को लेकर यहाँ से चला जाता है। और जब इस चीज के बारे में एल्फ किंग को पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी सातो के पास्ट की कुछ मेमोरी हम लोगों को दिखाई जाती है, जहां पर ये एल्फ सातो को बोलकर जाती है कि तुम अभी अपना काम कर सकते हो। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंसेस को होश आ जाता है और वो अपने सामने सातो को देखकर उसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। इधर हम एल्फ किंग को देखते हैं जो कि सातो को उसके रूम के अंदर में ना पाकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ये एल्फ भी जगह पर आ जाती है और वो एल्फ किंग का मजाक उड़ाते हुए बोलती है प्रिंसेस सातो के साथ भाग गई है। जिसे सुनने के बाद एल्फ किंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को सातो और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिन लोगों ने अपने कपड़ों को सूखने के लिए दे दिया था। और सातो प्रिंसेस को बोलता है क्या मैं सच में डरावना हूँ, क्योंकि तुम जब देखो मुझसे डरती रहती हो। इस पर प्रिंसेस बताने लगती है कि मैंने आज तक इस पैलेस के बाहर अपना कदम नहीं रखा है, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता है कि बाहरी दुनिया कैसी है। इस पर सातो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो प्रिंसेस को बताने लगता है कि मैं अभी इस वर्ल्ड में आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं हिमे की वजह से इस वर्ल्ड में आया था और अब देखो तुम लोगों के साथ मुझे शादी करनी पड़ रही है। इस पर प्रिंसेस थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और वो सातो से पूछने लगती है कि क्या तुम लोगों का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसमें ड्रैगन्स है और क्या एल्फ उस जगह पर होते हैं। इस पर सातो बोलता है नहीं नहीं, हम लोगों के वर्ल्ड में इनमें से कोई भी चीज पाई नहीं जाती है। पर तभी प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका सब कुछ सातो देख पा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। लेकिन तभी प्रिंसेस बोलती है मैंने तुम्हें जितना कुछ भी बताया है वो सब की जानकारी मुझे बुक से मिली है और मैंने आज तक इस वर्ल्ड को नहीं देखा है, क्या तुम मुझे इस वर्ल्ड को घुमा सकते हो। इस पर सातो बोलता है मैं इस वर्ल्ड में इसलिए आया था ताकि मैं हिमे से शादी कर सकूं और मेरा ये सपना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे कंधों के ऊपर और एक जिम्मेदारी है जो कि एबिस किंग को मारना है, इसलिए क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। इस पर प्रिंसेस भी हाँ बोलकर सातो की कुछ ज्यादा ही नजदीक चली जाती है, जिसकी वजह से उसका टावर खुल जाता है और सातो उसका सब कुछ देख लेता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्फ किंग आ जाता है और वो इन लोगों को बाहर निकलने के लिए बोलता है। इस पर ये लोग अपने कपड़े को पहनकर बाहर आ जाते हैं और एल्फ किंग इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग अपनी जान को बचाना चाहते हो तो सीधे तुम लोग इस जगह से निकल जाओ। इस बात को सुनकर प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने भाई के पास चली जाती है। तभी यहाँ पर ये लेडी एल्फ आ जाती है और वो इन लोगों को शांत कर बोलती है एल्फ किंग तुम कब तक अपनी बहन को अपने पास रखोगे, कभी ना कभी तो इसे तुम्हें खुद से दूर करना ही होगा।
इस पर एल्फ किंग बोलता है मैं अपनी सिस्टर को अपने से कभी भी दूर नहीं करूंगा, और वो ये बोलकर इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सातो और हिमे को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि सातो को अब प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है, जिसकी वजह से हिमे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जेलेसी हो रही थी और इस चीज के फुल मजे सातो ले रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को इस लेडी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एल्फ किंग के बारे में हम लोगों को बताने लगता है कि वह ऐसा क्यों है। आज से बहुत टाइम पहले किंग की मदर को यह रिंग नहीं मिलने वाला था, बल्कि उसकी एक सिस्टर थी जिसे यह रिंग मिलने वाला था, लेकिन उसे एक इंसान से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से एल्फ लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन लोगों ने मिलकर शायद से उस इंसान को जान से मार दिया था। और तब से हम लोगों के किंगडम के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। इस बात को सुनकर सातो और हिमे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ये लेडी एल्फ और एक सीक्रेट के बारे में सातो को बताने लगती है। उस इंसान के मर जाने के बाद थर्ड प्रिंस भी इस जगह को छोड़कर जाने लगी, लेकिन उसने जाने से पहले हम लोगों को एक कर्ज दिया था जो कि इस वेडिंग रिंग के ऊपर लागू होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान इस वेडिंग रिंग को इनहेरिट करेगा तब हम लोगों के ऊपर एबिस किंग का हमला होगा। इसीलिए सभी एल्फ इतने ज्यादा डर कर रहते हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से किंग और क्वीन को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तब जाकर हम लोगों के आसपास में ये प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास थी और उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बता रही थी कि तुम कभी भी इस बैरियर से बाहर नहीं जाओगी। इस पर प्रिंसेस भी हाँ बोलती है। इन लोगों के आंखों के सामने ही उन लोगों के माता पिता पत्थर के बन जाते हैं, जिसे याद कर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और इसी के साथ हम लोगों का ये पार्ट हो जाता है खत्म और इसका नेक्स्ट पार्ट ही कुछ दिनों में इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।